प्रश्न 35। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया तथा धर्म का लौकिकीकरण किया। स्पष्ट कीजिए। गांधी जी मेड स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिलीजन क्लियर इट। उत्तर, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी जी एक विशिष्ट नक्षत्र के रूप में उदित हुए और भारतीय जनमानस पर छा गए। उनकी राजनीतिक विचारधारा को कई देन है जिनके अनुपालन से विश्व व्यवस्था में व्यापक प्रभावी परिवर्तन लाया जा सकता है। गांधी जी के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ गांधी जी। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गांधी जी राज्य सत्ता का विरोध निम्नलिखित कारणों से करते थे। एक, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और कामनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं अपितु दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कराना चाहता है। 2, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसामूलक संगठन है, इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। 3, राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। गांधी जी ने लिखा है, मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर यह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए रहा है। गांधी जी राज्य के प्रति अपने इस दृष्टिकोण के कारण राज्य के क्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी का अराजकतावाद, गांधी जी अराजकतावादी, क्रोपटिकिन तथा टॉल्स्टॉय के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों को अराजकतावादी कोटि में रखा जा सकता है। राज्य के संबंध में गांधी जी का कहना है, अरे कहना क्या चाहते हो? राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन एवं आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। सैद्धांतिक रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजकीय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका विचार है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी को सैद्धांतिक रूप से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी क्रोपटिकिन तथा बाकुनिन की भांति हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है। राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को अधिक से अधिक कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राजसत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। गांधी जी ने इसके लिए 3 साधन बताए हैं। What? Bro, what are you talking about, man? सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने बताया कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से राज्य शक्ति संगठित नहीं रहेगी। उनका मानना था कि यदि सत्ता विकेंद्रीकृत होकर ग्राम पंचायतों में निहित हो जाती है तो सत्ता पर नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ से निकलकर बहुसंख्यक के हाथों में पहुंच जाएगा और व्यक्ति का राज्य द्वारा शोषण अत्यल्प मात्रा में हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को प्रबंध तथा प्रशासन के सभी अधिकार प्राप्त कराए जाएं। यहां तक कि न्याय का भी अधिकार उन्हें ही सौंप दिया जाए। राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी भारतीय ग्रामों का चित्रांकन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श है कि प्रत्येक ग्राम पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम का पहला कार्य होगा खाने पीने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन एवं पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा किया जाएगा।
पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। सीमित राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव यह है कि राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। स्वराज्य का अर्थ है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो या देशी। बात तो सही है। राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति एवं राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे, अतः राज्य की प्रभुता को वे स्वीकार नहीं करते थे। वे हीगल तथा सर्वाधिकारवादियों की इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। राज्य भक्ति के संबंध में गांधी जी ने कहा है, राज्य भक्ति कोई अपरिवर्तनीय सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। जब राज्य अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, जनता पर अन्याय एवं अत्याचार करने लगे और ऐसे कानूनों का निर्माण करे जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो जनता का यह न केवल अधिकार अपितु कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राज्य सत्ता का विरोध करे। गांधी जी द्वारा राजनीति का आध्यात्मिकरण एवं धर्म का लौकिकीकरण। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। मैकियावली तथा हॉब्स ने राजनीति को सर्वोपरि सिद्ध करते हुए धर्म को निम्न स्थान दिया और राजनीति द्वारा उसे मर्यादित भी कराया। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक जीवन का आध्यात्मिक मूल तत्व मानते थे और उनका कथन था, मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी भांति वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने स्वयं कहा है कि उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी ने एक स्थल पर कहा, जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, वरन उनका तो विचार था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्ति की दो अंतर आत्माएं नहीं सकती, एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक और दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। गांधी जी का लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं वरन सामाजिक व्यवहार का आधार बनाना था, और उन्होंने इसी लक्ष्य प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका केवल यही कारण है कि राजनीति हमें एक सर्पिनी की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना ही प्रयास क्यों न करें, उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सर्पिनी से जूझना चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। गांधी जी ने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रकट किया। इस प्रकार उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया तथा धर्म का लौकिक धरातल पर जनमानस में लाने का प्रयास किया। अतः उन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी की संज्ञा दी जा सकती है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रश्न 36। मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था? अकॉर्डिंग टू मनु, व्हाट वाज द सप्टेंगा थियरी ऑफ द स्टेट? उत्तर, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्टेंगा थियरी ऑफ स्टेट। पश्चिमी विचारकों ने राज्य के प्रायः 4 अंग माने हैं: 1 जनसंख्या, 2 प्रदेश, 3 सरकार, 4 प्रभुसत्ता। अमेरिकन विद्वान विलोबी ने राज्य के 5 अंग माने हैं। उन्होंने आज्ञापालन को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। पश्चिमी विचारकों की कल्पना पुरानी नहीं है और थोड़े समय से ही इसका प्रचलन हुआ है। पश्चिमी विचारकों के विचार केवल कल्पना मात्र ही हैं। उनमें व्यवहारिकता की नितांत कमी है।
मनु के विचार केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु सारे संसार के प्राचीनतम राजनीतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनु के विचार केवल काल्पनिक हैं, अपितु अत्यंत व्यवहारिक हैं। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं जिनको मनु ने प्रकृतियां कहा है। राज्य के ये 7 अंग इस प्रकार हैं: 1 स्वामी राजा, 2 अमात्य मंत्री, 3 पूर्व राजधानी, 4 राष्ट्र भूमि एवं जनसंख्या, 5 कोश, 6 दंड सैन्य बल एवं 7 मित्र। 1 स्वामी आचार्य कौटिल्य ने भी इन 7 अंगों का वर्णन किया है। उन्होंने केवल मनु के पुर और राष्ट्र के स्थान पर दुर्ग शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन काल में राजा के पद को बहुत अधिक महत्व दिया गया था क्योंकि राजा के बिना तुरंत अराजकता फैल जाती थी। प्राचीन आचार्यों ने तो यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ तक कहा है कि देश प्रदेश अथवा हर उस स्थान पर अराजकता फैल जाती थी जहाँ कोई राजा नहीं होता था। राजा के द्वारा ही समाज में शांति स्थापित होती थी और वही कानून तथा अन्य व्यवस्था करता था। उसी के द्वारा ही जनता के सुख और कल्याण में वृद्धि होती थी। 2 अमात्य राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ये अंग अमात्य अथवा मंत्रिपरिषद है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह भली भांति दर्शाया है कि जिस तरह एक पहिए से रथ या गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी तरह मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना राजा अनेक कार्य भली भांति नहीं कर सकता है। मनु ने शुरू से ही मंत्रिपरिषद या अमात्यों के महत्व को भली भांति समझा और उनके महत्व को राजा तथा जनता को समझाया। मनु ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राजा को अपने अधिकार मंत्री ब्राह्मणों में से नियुक्त करने चाहिए और राजा को प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसका कारण यह है कि उस समय ब्राह्मण अत्यंत सात्विक वृत्ति के थे और निष्कपट तथा निर्लोभ होकर जनता की सेवा करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मनु ने कहा है कि मंत्रिपरिषद में बहुत अधिक तथा बहुत थोड़े सदस्य अवांछनीय है। मंत्रिपरिषद में 7 या 8 सदस्यों का होना ही अधिक अच्छा है। मनु के अनुसार राजा को अपने मंत्री ऐसे व्यक्तियों से नियुक्त करने चाहिए जो ऊंचे कुल या वंश के हों, सदाचारी, अनुभवी, बुद्धि, व्यवहार कुशल, ज्ञानी, धर्म का ज्ञाता, योद्धा, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, धैर्यवान हो और जिसके पूर्वज राजा की पहले सेवा कर चुके हों। मनु ने कहा है कि राजा को अपने अधिकतर मंत्री ब्राह्मणों में से नियुक्त करने चाहिए क्योंकि वे क्षत्रिय राजाओं के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण करना चाहते थे। इसका कारण था कि राजा राजशक्ति के कारण मदान्ध हो सकता था और उसके ऊपर ब्राह्मणों की सात्विक शक्ति के नियंत्रण का होना परमावश्यक था। गोपनीयता, गुप्त रहस्य। मनु के अनुसार राजा को अपने मंत्रियों से एकांत स्थान पर परामर्श करना चाहिए, वरना राज्य की बहुत सी गुप्त बातें शत्रुओं को पता लग जाएंगी। मंत्रणा के स्थान के पास बहरे, लंगड़े, लूले, मलेच्छा, रोगी, गूंगे व्यक्ति, गुप्तचरों को नहीं आने देना चाहिए। राजा को मंत्रियों के साथ हुई अपनी सभी बातें गुप्त रखनी चाहिए। मंत्रियों का भी यह परम कर्तव्य है कि राज्य की सभी आवश्यक बातों को गुप्त रखें। राजा अपने मंत्रियों से राज्य से संबंधित सभी विषयों पर मंत्रणा कर सकता है। राजा को अपने मंत्रियों के साथ षड्गुण नीति, शांति, युद्ध, तटस्थता, आक्रमण, संधि और एक के साथ संधि तथा दूसरे के साथ युद्ध के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। जिन प्रदेशों को राजा जीते, राजा को उनमें अच्छा शासन स्थापित करना चाहिए। राजा को अपने शासन का कार्य कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इसे मंत्रियों में बांटना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। 3 पूर्व राजधानी। राजधानी के बिना राज्य नहीं बन सकता था, इसलिए मनु ने राजधानी को उपयुक्त स्थान पर बनाने पर विशेष बल दिया है। मनु के अनुसार राजधानी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो स्थान रमणीक हो, वहां पर जल पर्याप्त मात्रा में मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधों के लिए मिल सके, वहां पर हरियाली हो, वहां के लोग नम्र तथा आज्ञाकारी हो और वह स्थान शत्रुओं से सुरक्षित हो। राजधानी दुर्ग से अवश्य घिरी होनी चाहिए क्योंकि शत्रुओं से रक्षा केवल दुर्ग और पर्याप्त सेना के द्वारा ही हो सकती है। पुर या राजधानी की रक्षा के लिए मनु ने 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है जो इस प्रकार है: धनु दुर्ग, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग, ई मही दुर्ग, पत्थरों से बना हुआ दुर्ग, ई जल दुर्ग, नदी या पानी से घिरा हुआ दुर्ग, एव वृक्ष दुर्ग, वृक्षों से घिरा हुआ दुर्ग, वी सेना दुर्ग, जिसकी रक्षा प्राकृतिक रुकावटों की अपेक्षा सेना पर अधिक निर्भर हो, वी गिरी दुर्ग, पर्वतों से घिरा दुर्ग। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा को इन दुर्गों में से किसी एक का आश्रय लेकर अपनी राजधानी या पुर को बसाना चाहिए और उस दुर्ग को आयुष, शस्त्रों, धन धान्य, वाहन, ब्राह्मणों, शिल्पियों, यंत्रों, सुंदर जल और ईंधन इत्यादि से भरपूर करना चाहिए। 4 राष्ट्र। मनु ने स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र की कल्पना की है। राजा अपने पड़ोसी राजा के व्यवहार से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, इसलिए उसे अपने राष्ट्र के साथ साथ परराष्ट्र, दूसरे राष्ट्र की ओर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी परराष्ट्र नीति को इस तरह से बनाना चाहिए कि उससे पड़ोसी राजा उससे अधिक मित्रता करें।
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पड़ोसी राजा अपना शत्रु होता है, इसलिए उसके विरुद्ध किसी अन्य पड़ोसी राजा या उसके पड़ोसी राजा से सहायता प्राप्त करनी पड़ती है। राजा को मध्यम, उदासीन, शत्रु तथा विजिगीषु राजाओं की चेष्टाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और तदनुसार अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। मनु ने पंचाल, यही नहीं, अभी और सुनिए। कान्यकुब्ज तथा अधिक्षेत्र, मत्स्य, विराट, कुरुक्षेत्र, शूरसेन, मथुरा इत्यादि प्रदेशों के नाम दिए हैं कि राजा को उनमें तथा अन्य प्रदेशों में उत्पन्न हुए लंबे कद वाले सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर आगे लगाना चाहिए। मनुस्मृति में कल्पित आर्यावर्त केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच स्थित था। आर्यावर्त में उस समय अनेक प्रदेश थे। मनु के अनुसार राष्ट्र में नगर बहुत थोड़े तथा ग्राम बहुत अधिक होंगे। इसका यह कारण था कि आर्यावर्त में उस समय ग्राम बहुत अधिक थे और नगर बहुत थोड़े थे। राष्ट्रों में ग्रामों के संगठन की ओर मनु ने विशेष ध्यान दिया है और कहा है कि 10 ग्रामों का अधिकारी दशग्रामाधिपति कहलाए, 20 ग्रामों का अधिकारी विंशग्रामाधिपति, 100 ग्रामों का अधिपति शतग्रामाधिपति तथा 1000 ग्रामों का अधिकारी सहस्रग्रामाधिपति कहलाएगा। इनका कर्तव्य अपने अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना तथा जनता के कल्याण और सुख समृद्धि की ओर ध्यान देना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 5 कोष। मनु ने राज्य के संचालन के लिए कोष को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने कोष को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। मनु की राज्य के अंगों के बारे में कल्पना अत्यंत व्यावहारिक थी, इसलिए उन्होंने कोष को उचित स्थान दिया। आधुनिक पश्चिमी विचारकों की राज्य के अंगों के बारे में कल्पना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए वे कोष को कोई महत्व नहीं देते हैं, परंतु राजनीति का प्रत्येक विद्यार्थी भली भांति जानता है कि कोष के बिना न कोई पहले राज्य चल सकता था और न आज। इसलिए मनु ने राजा को यह आदेश दिया है कि वह विभिन्न उपायों से अपने कोष को परिपूर्ण रखे। इस हेतु राजा को अपनी प्रजा पर कुछ कर लगाने का अधिकार दिया गया है। मनु अधिक करों के लिए सख्त विरुद्ध हैं। वे कहते हैं कि राजा को जनता की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर लगाने चाहिए। जो राजा जनता का शोषण करता है वह उसी दंड से मारा जाता है जिससे वह शासन करता है, क्योंकि जनता उसके विरुद्ध हो जाती है और विद्रोह कर देती है। 6 दंड। सैन्य बल दंड शब्द का प्रयोग मनु ने अत्यंत व्यापक रूप में किया है। एक ओर मनु ने दंड को विधि के रूप में स्वीकार किया है और सारे राज्य को उसके अधीन किया है। दूसरी ओर मनु ने दंड को सेना के रूप में माना है। मनु ने सेना के 6 अंग माने हैं: रथ, हाथी, घोड़े, नौसेना, पैदल और भारवाहक, बोझ ढोने वाले। सेना के ये 6 अंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मनु ने लिखा है कि समर भूमि में रथ और घुड़सवार सेना से, जलमय देश में नौकारूढ़ और गजरोही सेना से, पेड़ पौधों और लताओं से भरे हुए स्थान में धनुष बाण से और स्थल भाग में ढाल, तलवार और बर्फी से युद्ध करें। मनुस्मृति ने लिखा है कि राजा अपने शत्रु के चारों ओर घेरा डाल दे, उसके राज्य को हर तरह से कष्ट पहुंचाए, वहां कर तृण, अन्न, जल और ईंधन नष्ट भ्रष्ट कर दे। राजा अपने शत्रु के तड़ागादी जलाशयों को नष्ट कर दे, किले की दीवार को तोड़ फोड़ डाले, खाए को मिट्टी से भर दे, इस प्रकार शत्रु की शक्ति शून्य करे और रात को भी नौबत आदि बजाकर उसे भयभीत करे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं 7 मित्र अथवा अंतर राज्य संबंध। मित्र का अर्थ मनु ने राज्य से लगाया है। मनु ने इस शीर्षक के अंतर्गत अंतर राज्य संबंधों का विवेचन किया है। मनु ने मित्र को राज्य का एक आवश्यक अंग माना है। मनुस्मृति में लिखा है कि राजा पर राष्ट्र में दूत भेजे, महलों में रहने वाली स्त्रियों की कार्यवाहियों पर निगाह रखे, दूसरे राज्य में भेजे हुए गुप्त दूतों का भेद लेने के लिए दूसरे चर को नियुक्त करे। मनु ने स्थिति, सामर्थ्य तथा पारस्परिक व्यवहारिक आदि की दृष्टि से राज्य को 4 श्रेणियों में रखा है: विजिगीषु राज्य, अरि राज्य, मध्यम राज्य, उदासीन राज्य। बुद्धि, उत्साह, गुण और स्वभाव में जो दृढ़ हो उसे विजिगीषु कहते हैं। विजिगीषु राज्य अपनी सेना आदि की क्षमता के आधार पर पड़ोसी राज्यों को जीतने की इच्छा रखता है। अरि राज्य शत्रु राज्य होता है और उसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य की सीमाओं के निकट होती हैं। विजिगीषु राजा की सहायता अथवा विरोध करने की शक्ति रखता हो। यह राज्य अरि राज्य से सटा हुआ होता है। उदासीन राज्य वह होता है जो अरि राज्य तथा विजिगीषु राज्यों में संघर्ष छिड़ने पर उदासीन होता है। प्रत्येक राजा का परम कर्तव्य है कि इन सभी प्रकार के राजाओं की गतिविधियों पर दृष्टि रखे तथा तदनुसार अपनी नीति निर्धारित करे। मनु ने पर राष्ट्र नीति का विश्लेषण करते समय मंडल नीति का आश्रय लिया है। इस मंडल में राज्य, अरि राज्य तथा मित्र राज्य शामिल हैं। मित्र राज्य वे होते हैं जो राज्य के परम मित्र होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अरि राज्य के विरुद्ध उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं।
विजयाकांक्षी राजा उन सब राजाओं को साम, दंड और विभेद आदि 2, 1 या सब उपायों से वश में करे अथवा केवल दंड से या केवल साम से उन्हें अपने वश में करे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।